नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमित शाह की चुनौती पर कांग्रेस के जवाब की। अमित शाह जी चाहें हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं। चुनाव आयोग के दोहरे रवैये पर उठते सवालों की। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है। देखेंगे क्यों अचानक असम दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम। क्या फिर एक होगा पवार परिवार। जानेंगे बिहार विधानसभा में क्यों बैकफुट पर आई नीतीश सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने निकाली राजभवन घेराव रैली। प्रदेश में महिला अपराध, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खोला मोर्चा। देहरादून की सड़कों पर दिखा भारी जनसैलाब। एमपी में किसान सम्मान निधि से 1,66,000 किसान बाहर। फंड में 93 करोड़ 77 लाख रुपए की हुई कटौती। कांग्रेस बोले किसानों से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी बही। टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हर घर झोल में बदल गया है बीजेपी का हर घर जल योजना। केरल के सबरीमाला में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में 9 जजों की पीठ गठित। 7 अप्रैल से होगी सुनवाई। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 650 अंकों के उछाल के साथ 83,277 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 211 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,682 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। कांग्रेस ने ट्रेड डील को मोदी सरकार का अमेरिका के सामने सरेंडर बताया है, तो बीजेपी इसे सबसे अच्छी डील बता रही है। अमित शाह ने तो कांग्रेस नेताओं को इस पर सीधे डिबेट की चुनौती दे दी थी, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका से ट्रेड डील की शर्तों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। किसान और व्यापारियों को होने वाले नुकसान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार डील की शर्तों को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं दिख रही। उल्टा विपक्ष को ही गलत जानकारी फैलाने का दोषी बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस को डिबेट की चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेड डील के नाम पर मोदी सरकार ने कैसे अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, उस एक एक मुद्दे को देश के सामने रख दिया। शाह की चुनौती का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं। अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह से साफ कह दिया है कि अगर वो चाहें तो मैं बीजेपी कार्यालय में भी जाने को तैयार हूं, और अगर वो कांग्रेस के कार्यालय में आकर बहस करना चाहते हैं तो हम उन्हें अच्छी चाय पिलाएंगे। लेकिन किसानों और देश के व्यापारियों के लिए सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे कि किस मजबूरी से मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुक गई। रणदीप सुरजेवाला ने ट्रेड डील की सच्चाई बताते हुए कहा, अमेरिका से बिना शुल्क के मक्का, ज्वार और सोयाबीन ऑयल आयात होने पर भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा। भारत में इनका बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन अमेरिका इन फसलों का कहीं अधिक उत्पादन करता है और भारत जैसे बड़े बाजार की तलाश में है। अगर अमेरिकी उत्पाद बिना शुल्क भारत में बिकेंगे तो भारतीय किसानों का क्या होगा। तो सुरजेवाला ने साफ कहा है कि समझौते में अतिरिक्त सामानों का उल्लेख है, जिसका मतलब है कि खाद्य और कृषि उत्पादों के अलावा भी अमेरिका से दूसरे सामान का आयात होगा। इसमें सेब, संतरा, चेरी, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी जैसे फल हैं।
जिससे भारतीय फल उत्पादक किसानों को नुकसान होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अब तक जीएम फसलों के आयात की अनुमति नहीं देता था क्योंकि इसके बीज से फसल चक्र पर असर पड़ता था, लेकिन इस समझौते ने देश के किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ट्रेड डील पर मोदी सरकार घिर गई है, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर चुनाव आयोग फंस गया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया है। वहीं सपा ने भी टीएमसी के आरोपों पर मोहर लगा दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैसे शक के घेरे में आया चुनाव आयोग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग आरोपों से घिर गया है। विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है और अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह उसकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, उसने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी का आरोप है कि ऐसा लगता है कि दूसरे राज्यों में एसआईआर को चलाने के लिए एक तरह के नियम हैं और बंगाल के लिए बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड है। हम बीजेपी नेताओं को एक देश एक चुनाव के बारे में उपदेश देते हुए सुनते हैं, इसके बजाय हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग में उनकी बी टीम बंगाल में वोटरों के नाम हटाने के मकसद से चुनावी नियमों को चुनकर लागू कर रही है। पार्टी ने लॉजिकल गड़बड़ियों को लेकर एसआईआर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का जिक्र कर आयोग पर उसके उल्लंघन के आरोप भी लगाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो एसआईआर नोटिस में ईसीआई की तरफ से बताए गए किसी भी डॉक्यूमेंट पर भरोसा करने के हकदार होंगे। पार्टी ने सवाल किया कि क्या हमें ईसीआई को ये याद दिलाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर जिससे वोटरों का भरोसा बना रहे और ये सुनिश्चित हो कि हर योग्य वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। कमीशन को लोगों के वोट की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, न कि किसी पार्टी के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का। पार्टी ने चुनाव आयोग पर तंज कसा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, कमीशन है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली सवालों में घिरी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 के जरिए वोट काटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। यानी बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, हर राज्य में जिस तरह चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं उससे उस पर लोगों का भरोसा भी डगमगा रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर चुनावी राज्यों में जहां चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम असम पहुंच गई, जहां वो चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। इस बीच राज्य में बड़ी उथल पुथल भी देखी जा रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। असम में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है और अब चुनाव आयोग भी राज्य में चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मैदान में उतर गया है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग की टीम 3 दिन के असम के दौरे पर है। 16 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का दल गुवाहाटी पहुंचा, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विनीत जोशी भी शामिल है। ये कमीशन 18 फरवरी की रात तक दिल्ली लौट जाएगा। इस दौरान आयोग की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेगी। इसके अलावा आयोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापक बैठकें करेगा। इन बैठकों में असम के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद होगा। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में चुनाव से जुड़ी अलग अलग चुनौतियों की पहचान कर उनके समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक तरफ जहां चुनाव आयोग के असम दौरे की जानकारी ने राज्य में चुनावी हलचल तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी असम पहुंच रही हैं। प्रियंका पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए 18 फरवरी को असम पहुंचेंगी और इस दौरान वो आगामी चुनाव में पार्टी नेताओं की तैयारी परखने के लिए मीटिंग्स में भी हिस्सा लेंगी। आप जानते हैं कि प्रियंका असम विधानसभा चुनाव के लिए गठित पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष भी है, इसलिए बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस इस बार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्दी ही कर सकती है और इस पूरे घटनाक्रम से असम की सियासत में हलचल तेज हो गई है। असम में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, तो महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज है। पवार परिवार के एक होने और एनसीपी के मर्जर को लेकर सवाल खड़े हो रही हैं और अब डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुंबई में एनसीपी विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फिर एक होगा पवार परिवार। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने 17 फरवरी को मुंबई में पार्टी विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें मर्जर और पवार परिवार के एक होने पर फैसला हो सकता है। और इस बैठक की पुष्टि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक दिलीप वालसे पाटिल ने की है।
उन्होंने कहा है कि सुनेत्रा पवार की तरफ से सभी विधायकों की बैठक का संदेश मिला है, जिसके बाद से पवार परिवार के विलय की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि इस बैठक का मेन मकसद पार्टी का भविष्य और शरद पवार गुट के साथ संभावित विलय है, क्योंकि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी और परिवार के विलय पर फैसला सुनेत्रा पवार ही करेंगी और ये फैसला 13 दिन का शौक बीत जाने के बाद होगा। और अब सुनेत्रा पवार ने बैठक बुला ली है। सुनेत्रा पवार किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले सभी विधायकों की राय जानना चाहती हैं, ताकि पार्टी में किसी भी प्रकार के असंतोष की गुंजाइश न रहे। इस बीच इगतपुरी के विधायक हीरामन खोसकर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक एनसीपी के 40 में से लगभग 35 विधायक दोनों गुटों के एक होने के पक्ष में हैं। यह अजीत दादा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो बैठक में सुनेत्रा पवार के सामने मजबूती से ये पक्ष रखेंगे, यानी अब बैठक के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे या नहीं। और अगर वाकई में पवार परिवार एक होता है तो ये एनडीए खासकर बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो बिहार में नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। बिहार विधानमंडल में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। विपक्ष ने कई मुद्दों पर नीतीश सरकार की घेराबंदी की। महिला स्वरोजगार योजना पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सत्ता पक्ष ने भी आरोप मढ़े और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से माफी की मांग की, जिससे सदन का तापमान चढ़ा रहा। तो क्या कुछ हुआ विधानमंडल में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानमंडल में जबरदस्त बहस देखी जा रही है, जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी दिखाई दिया। तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेर लिया और सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा, अपनी गलती भी माननी पड़ी। दरअसल आरजेडी ने सदन में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया और बताया कि सरकार ने चुनाव से पहले लगभग 12 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा की थी, लेकिन आज महज 2,80,000 आवास ही पूरे हो सके हैं। पार्टी ने आगे कहा कि अब हालत यह है कि 12 लाख गरीबों ने अपने घर की छत तोड़ ली और आज उनको घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। जब सवाल पूछा तो कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच पता चला कि 2.5 लाख महिलाओं को 2500 करोड़ की राशि महिला रोजगार योजना के नाम पर दिए गए। क्या ये पैसा आवास योजना में दे दिया गया होता तो गरीबों की छत तो बन जाती। महिलाओं को 10-10 हजार देने के लिए हैं, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, ये हम कहाँ कह रहे हैं, देरी हमारी तरफ से हुई है। यानी उन्होंने सरकार की गलती स्वीकारी है। इससे साफ है कि सदन में सरकार बुरी तरह घिर गई। इसके अलावा सड़क हादसों और लोगों की सुरक्षा, सूखा नशा के बढ़ते मामलों को लेकर भी सदन में तीखे सवाल पूछे गए। विपक्ष के हमलों ने नीतीश सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे में जब वो विपक्ष के सवाल नहीं रोक पाए तो उन्होंने उन पर ही आरोप मढ़ दिए। रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी विधायक राजू तिवारी ने विपक्ष पर रामविलास पासवान को लेकर गलत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए माफी की मांग कर दी। कुल मिलाकर बिहार विधानमंडल में जमकर टकराव देखा जा रहा है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस बीच लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान लालू यादव ने साफ कर दिया कि वो दोष नहीं मानते और मुकदमे का सामना करेंगे, जिसके बाद कोर्ट के ट्रायल्स में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। आप जानते हैं कि लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे तो उन्होंने लोगों से जमीन ली और बदले में रेलवे में नौकरियां दी। हालांकि लालू हमेशा से ही इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई ने भी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के रेलवे के अलग अलग जोनों में लोगों को ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त किया गया। इन नौकरियों के बदले में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से बेहद कम कीमतों पर लालू यादव के परिवार के सदस्यों या उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई। मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 29 जनवरी को आदेश दिया था कि औपचारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को उपस्थित होना पड़ेगा। 9 फरवरी को तेजस्वी यादव भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। आरजेडी का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और अब लालू यादव ने भी कोर्ट में कह दिया है कि प्लीड नॉट गिल्टी, जिसके बाद अब ये मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात साबित करने का पूरा मौका मिलेगा।
लालू यादव का ये रुख साफ करता है कि वो इस लड़ाई को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर अंत तक लड़ना चाहते हैं। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर हेट स्पीच देने का आरोप है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कई ऐसे बयान दिए थे जिससे वो मुश्किल में फंस गए हैं। सीएम शर्मा के खिलाफ राज्य में मुसलमानों को टारगेट करने वाले बयानों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी कि सीएम बार बार विवादित बयान देते रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिस पर सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया कि इन सभी मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट द्वारा असरदार तरीके से फैसला सुनाया जा सकता है। इसलिए हम याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में भेजते हैं। हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि वो सुनवाई को प्राथमिकता दें, क्योंकि वकील ने मामले में अर्जेंसी का हवाला दिया है। यानी कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सीपीएम और सीपीआई की तरफ से दाखिल की गई। सीपीआई की तरफ से इसके महासचिव ए राजा की पत्नी एनी राजा ने अर्जी दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले एक जनसभा में हेट स्पीच दिया और फिर असम बीजेपी की तरफ से एक्स पर उनका एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो मुसलमानों पर बंदूक चलाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है। ऐसे में देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया जब मेट्रो पिलर नीचे चल रही एक ऑटो और कार के ऊपर गिर गया, जिससे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। 2014 के बाद में तमाम इस तरह के निर्माण कार्य हुए हैं जो थोड़े थोड़े दिन बाद ही एकदम खत्म हो गए हैं, जिनमें की कमियां काफ़ी सारी बताई गई, चाहे वो कॉरिडोर हो, सड़क हो या अंडरपास हो, और तो और नई संसद के भवन में भी निर्माण के अंदर काफ़ी सारी खामियां देखी गई। मान लीजिए अब आप देखिए कि अगर यही काम नेहरू की बनाई हुई इमारतों के अंदर होता, जैसे कि एम्स के अंदर IITs जितने उन्होंने बनाए थे या PSUs की जितनी इमारतें हैं उनके अंदर भी अगर इस तरह के निर्माण होते और वो कोलैप्स कर गई होती, तो क्या ये आपको इस देश को प्राप्त हो जाते। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार की लोकप्रियता बनी हुई है। अब की बार फिर से वही सरकार, अब की बार फिर से वही सरकार। उसको आप क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।